हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैन गुरु अकेडमी में। तो पिछली क्लास में अपने जो टॉपिक किए थे उससे नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आता है वो आता है वेदरिंग ऑफ रॉक्स। वेदरिंग ऑफ रॉक्स तो क्या होते हैं ये देखो। वेदरिंग ऑफ रॉक्स क्या होती है? वेदरिंग ऑफ रॉक्स, वेदरिंग ऑफ रॉक्स का सीधा सा मतलब है ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स। रॉक्स का डिके होना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये डिपेंड करेगा कि किस चीज से, किस तरह का एनवायरनमेंट है उसके आसपास, जिसके कारण वेदरिंग हो सकता है स्लो हो जाए या हो सकता है फास्ट हो जाए। तो वेदरिंग ऑफ रॉक्स सिंपली मीन्स डिके ऑफ रॉक्स बाय एनी मीन्स, बी इट फिजिकल, केमिकल और biological. So weathering of rocks can be divided into three categories. First is physical, second one is chemical, and the third one is biological. Third one is biological. So weathering of rocks means decay of rocks or deterioration of rocks by any means, physical, chemical or biological. So let's deep dive into the weathering of rocks. So as we can see that weathering of rocks is of three types. First is physical, second one is chemical, and third one is biological. Third one is biological, physical, chemical and biological. Now let's deep dive into physical weathering or talk about the types of physical weathering. First is by water, second one is by temperature, third one is air, next is ice, next one is glacier, and last one is lightning. Last one is lightning. Now move to chemical weathering. First one is hydrolysis, second one is hydration, third one is solution, fourth is oxidation, fifth one is reduction, and sixth one is carbonation. Sixth one is carbonation. Now move to biological weathering. Biological weathering can be classified into the following types. First one is human and animal. Human and animal means weathering done by humans and animal. Second one is by the roots of plants and trees. Third one is microorganism or microbiological. This means weathering done by microbial animals or microbial insects. So let's talk about physical weathering. First of all, we have weathering by water. So how water do the weathering of rocks? As you might have seen, when a river pass by an rocks, you can see there are lines or signs of the level of water in the river. So that shows the deterioration or decay of the rocks by the water. That is what we can say is weathering of rocks. As water pass through the rocks, it have some friction on the rocks. That's why rocks gets decayed over the period of time. सिंपली बात करें तो जब पानी जो होता है वो किसी भी रॉक के साथ से पास होता है तो वो उसके ऊपर क्या होता है, एक फ्रिक्शन लगाता है। उस फ्रिक्शन के कारण धीरे धीरे जो रॉक्स होती है उसका डिके होना स्टार्ट हो जाती है, उसकी वेदरिंग होना स्टार्ट हो जाती है। सेकंड वन जो इसमें आएगा वो देखो इसमें कौन सा था, टेम्परेचर।
नेक्स्ट वन इसमें क्या है, टेम्परेचर ना। आपने पढ़ा होगा कि जब भी किसी चीज का टेम्परेचर राइज होता है तो वो चीजें एक्सपैंड करती है, जब भी टेम्परेचर कम होता है तो वो कॉन्ट्रैक्शन होता है। एक तरफ तो क्या हो रहा है, एक्सपेंशन, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन। क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। एक तरफ एक्सपेंशन हो रहा है, दूसरी तरफ क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन। तो बार बार एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है कि जो रॉक्स होती है उसके अंदर क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, और उन्हीं क्रैक से आगे जो होती हैं रॉक्स जो होती है उनका डिके होना स्टार्ट हो जाता है या उनकी वेदरिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ये हो गया, क्योंकि दिन में देखो, दिन में तो टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, रात में टेम्परेचर क्या रहेगा, कम रहेगा, जिसके कारण एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, उससे क्रैक्स डेवलप होती है और वेदरिंग ऑफ रॉक स्टार्ट हो जाती है। थर्ड जो इसके अंदर आता है वो आता है एयर। थर्ड क्या आता है, एयर। अब आप कहोगे एयर से कैसे हो सकती है, बिल्कुल एयर से भी वेदरिंग होती है रॉक्स की। क्यों, क्योंकि जिस तरह से वाटर फ्रिक्शन लगाता है उसी तरह एयर भी फ्रिक्शन लगाती है, पर कंपैरेटिवली एयर का फ्रिक्शन क्या होता है, कम होता है वाटर से। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम्स जो रॉक्स होती है वो एयर से भी डिके होती है। नेक्स्ट जो इसमें आता है एयर के बाद में वो आता है आइस। तो आइस ध्यान रखना, जो वाटर होता है, जो वाटर जो होता है जब आइस में कन्वर्ट होता है, वाटर जब आइस में कन्वर्ट होता है तो वॉल्यूम जो होता है ना वो 9% इंक्रीज हो जाता है। कोई भी वाटर जब आइस में कन्वर्ट होता है तो वॉल्यूम 9% इंक्रीज होता है, क्योंकि वाटर आइस में जब कन्वर्ट होता है तो वाटर जो आइस होती है उसके अंदर एयर के बबल्स ट्रैप हो जाते हैं, जिसके कारण उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। अब लेट्स सपोज कोई रॉक है इस तरह से, और उसमें यहाँ पे जो है वो क्रैक है, तो यहाँ पर पहले जो है वो पानी भरेगा, पानी फिलअप होगा। जब टेम्परेचर कम होगा, जो अपने कोल्ड एरियाज है जहाँ पर टेम्परेचर नॉर्मली कम रहता है, तो वहां पर क्रैक्स में पहले पानी जाएगा। जब टेम्परेचर कम होगा तो वो वाटर जो है वो वाटर कन्वर्ट होगा किसमें, आइस में, जिसके कारण आइस में कन्वर्ट होने के बाद में उसमें उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो सिंपल सी बात है, जो क्रैक में पानी गया हुआ है या वाटर गया हुआ है उसका भी वॉल्यूम इंक्रीज होगा आइस बनने के कारण, जिसके कारण वो क्रैक को क्या करता जाएगा, धीरे धीरे बड़ा करता जाएगा। तो पहले जो क्रैक इतनी थी, धीरे धीरे वो क्रैक डेवलप होगी और डेवलप होते होते बड़ी होती जाएगी, और एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद में उस रॉक को क्या कर देगी, तोड़ देगी। नेक्स्ट जो इसमें आता है वो आता है ग्लेशियर्स। क्या आता है, ग्लेशियर्स। तो ग्लेशियर क्या होता है, रिवर, एक इट्स लाइक अ रिवर। ग्लेशियर क्या होता है, एक तरह से रिवर होते हैं, जिसमें क्या होता है, एक तो होती है आइस, साथ में क्या होता है, वाटर। तो आइस और वाटर से मिलकर रिवर एक तरह से रिवर होती है। तो सिंपल सी बात है, वाटर भी अपने को पता है वेदरिंग ऑफ रॉक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसी तरह आइस जो होता है, आइस में अपने को पता है शार्प एजेस होते हैं जो ग्लेशियर से आइस निकलती है। उसके अलावा आइस जो होती है वो हार्ड होती है, तो उसका फ्रिक्शन वाटर के कंपैरिजन में क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये भी किस में कंट्रीब्यूट करेगा, वेदरिंग ऑफ रॉक्स में। अच्छा, नेक्स्ट जो आता है वो आता है लाइटनिंग। नेक्स्ट क्या आता है, एनवायरमेंटल लाइटनिंग, या आपने कह सकते हैं नेचुरल लाइटनिंग। नेचुरल लाइटनिंग, नेचुरल लाइटनिंग। तो नेचुरल लाइटनिंग से भी क्या होता है, आपको पता है नेचुरल लाइटनिंग जहां पर भी होती है उसमें स्ट्रेंथ बहुत होती है, पावर जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, एनर्जी काफी ज्यादा होती है, जिसके कारण जिस भी रॉक के ऊपर गिरेगी उसको ये तोड़ देगी टुकड़ों में। ठीक है, ये हो गया नेचुरल लाइटनिंग। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट जो रिजल्ट आता है वो ये आता है, ध्यान देना, कि जो फिजिकल वेदरिंग होती है, फिजिकल वेदरिंग जो होती है, फिजिकल वेदरिंग में केमिकल कंपोजिशन सेम रहता है। केमिकल कंपोजिशन जो होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके ये बात ध्यान देना कि जो फिजिकल वेदरिंग होती है उसके अंदर केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता। ये कुछ ऐसा है कि आपके पास एक ब्रिक का टुकड़ा है, ब्रिक को आपने किसी चीज से हिट किया, उसके दो टुकड़े हो गए, तो ब्रिक के जो टुकड़े हो रहे हैं उन सारे टुकड़ों में जो केमिकल कंपोजिशन है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। इसी तरह आपके पास कोई रोप का टुकड़ा है, आपने किसी चीज से हिट किया, उसके टुकड़े हो गए एक से ज्यादा, तो टुकड़े होने के बाद में वो जो पीछे से बचा हुआ है टुकड़े हो गए जो, उन सारे टुकड़ों का केमिकल कंपोजिशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन अगर अपने बात करें ना केमिकल वेदरिंग की, केमिकल वेदरिंग और माइक्रोबियल
वेदरिंग होती है, या माइक्रोबायोलॉजिकल जो वेदरिंग है या माइक्रोबियल वेदरिंग होती है, उसमें केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है। ध्यान देना ये बात है, केमिकल कंपोजिशन इज चेंज। इसमें केमिकल कंपोजिशन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना कि केमिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल में तो केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है, लेकिन फिजिकल वेदरिंग में केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता, वो क्या रहता है, सेम रहता है। तो बच्चों ये था आपके वेदरिंग ऑफ रॉक्स टॉपिक, जिसमें अपने 3 टाइप के पढ़े, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, और फिजिकल को अपने थोड़ा डिटेल में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में अपने कोर्स करेंगे कि केमिकल वाला जो है पढ़े। और आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको कोई सजेशन है तो आप हमें बता सकते हैं। और एक और बात कि अगर आप ये क्लास हमारी ऐप पर देखना चाहें तो देख सकते हैं, उसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको जो पीडीएफ है इसकी वो मिल जाएगी। तो आज क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्ते, पढ़ते रहिए अपने एग्जाम्स के लिए।